हमने टाइप्स ऑफ कंपनी किया था, आज हम टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट करेंगे और एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ऑलराइट, तो हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लीज आप लोगों का माइक ऑफ कर दीजिए। ऑलराइट, नाउ हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हम लोगों ने किया था अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, जिसमें 3 तरीके की कंपनीज थी, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कंपनी हमने किया था अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। उस बेसिस पे भी 3 तरीके की थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, देन थर्ड टाइप ऑफ कंपनी था अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, उसमें 3 टाइप्स थे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। देन फोर्थ टाइप ऑफ कंपनी था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक इंडियन कंपनी होती है, एक होती है फॉरेन कंपनी और एक होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी जिसे बोलते हैं। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ हमारा कंपनी था ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें 2 तरीके की थी, प्राइवेट और पब्लिक। यहां तक किसी को कोई डाउट है? टाइप्स ऑफ कंपनी में कोई भी टाइप क्लियर नहीं हो तो अभी पूछ लीजिए, देन मैं आगे कराऊंगी। टाइप्स ऑफ कंपनी क्लियर है या फिर किसी को किसी भी टाइप में डाउट है? पूजा एंड प्रतिभा दोनों। ओके, प्रतिभा टाइप्स ऑफ कंपनी में डाउट है? नो मैम। ठीक है, देन हम आगे कर रहे हैं। 6th टाइप है हमारा अदर टाइप ऑफ कंपनीज। अदर टाइप ऑफ कंपनीज में 2 तरीके की कंपनीज आती हैं, वन इज वन पर्सन कंपनी और दूसरी होती है हमारी एलएलपी। ठीक है, एलएलपी को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ एक पर्सन की कंपनी होगी। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी formed with only one single person as a member, unlike the traditional manner of having at least 2 members। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंपनी होने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम की लिमिट थोड़ी ज्यादा है। अब वन पर्सन कंपनी के अंदर जो है मिनिमम सिर्फ एक जना होना चाहिए, तो आप वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी एलियन नहीं है वर्ल्ड के लिए, मतलब ये न्यू कंसेप्ट नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है और इंडिया के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर जे ईरानी कमेटी ने। ठीक है, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी ऑन 31st May 2005, which proposed the escalation of entrepreneurs in marketplace, making their contribution in economy widely effective। यहाँ पर entrepreneurship की बात आ जाती है। जब आप वन पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो वन पर्सन कंपनीज entrepreneurs कंपनी। ठीक है, और entrepreneurship का जो कंसेप्ट है वो जे ईरानी लेकर आई थी अपनी रिपोर्ट के अंदर 2005 में, जिन्होंने कहा था कि इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, वन पर्सन कंपनी क्लियर है? बाकी सब सेम कंपनीज जैसा होता है, इसमें सिर्फ मेंबर्स का होता है कि इसे सिर्फ एक पर्सन स्टार्ट करता है। ठीक है, वन पर्सन कंपनी क्लियर है? तो नेक्स्ट कराऊं? यस मैम। सेकेंड टाइप ऑफ अदर कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट टाइम कंपनी लॉ में, एलएलपी क्या होती है? जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। LLPs alternative forms of business organization. It is not only provides the benefit of limited liability but also allow its members the flexibility of organizing their internal affairs as partnership। इन्होंने कहा कि जो LLP होती है वो हमारा पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक है, कुछ जो फैक्टर्स हैं वो पार्टनरशिप जैसे होते हैं इसमें और कुछ फैक्टर्स कंपनी जैसे होती है। ठीक है, और जो LLP है वो हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है। ठीक है,
कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं एलएलपी के. An LLP is a hybrid form of organization having features of partnership firm under Partnership Act 1932 and Companies Act 1956 and 2013. जो LLP है वो हाइब्रिड फॉर्म है, यानी मिक्सचर फॉर्म है किस दो का, पार्टनरशिप एक्ट का और कंपनीज एक्ट का. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है और अब अमेंडमेंट के बाद पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अब जब से अमेंडमेंट हुई है 2013 एक्ट लागू हो गया. ठीक है, और 2020 में भी अमेंडमेंट हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर. सेकेंड पॉइंट है द LLP आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. थर्ड पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सेप्ट where an act is carried out by LLP with extent to defraud creditors. ठीक है, आपकी जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है जब तक कि आप लोगों ने कोई फ्रॉड नहीं किया है. ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है अपनी कंपनी के अंदर, तब तक जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. LLP is a body, corporate and a legal separate entity from its partner. जो LLP है वो पार्टनरशिप की तरह तो है, बट इसे पार्टनरशिप की तरह पार्टनर्स के साथ मिक्स नहीं किया जाता. पार्टनर्स अलग होते हैं और LLP अलग होती है. देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एन LLP and mutual rights and duties between LLP and its partner are governed by LLP agreement. इन्होंने कहा कि जितनी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, मतलब जो भी आपकी LLP के अंदर होगा, किसको कितने हक मिल रहे हैं, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीजें LLP एग्रीमेंट में पहले से लिखी होंगी. यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो ये सारे थे हमारे पॉइंट्स. नेक्स्ट है हमारा जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. ठीक है, कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर अप करना है. ठीक है, ओके. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो कंपनी है और उसके ऑनर को, दोनों को अलग रखा जाता है. ठीक है, दोनों को डिफरेंट पर्सन माना जाता है. अगर कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो जो केस होगा वो कंपनी के ऊपर होगा, कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनके ऊपर केस नहीं बनता. ठीक है, यहाँ पर लिखा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज बॉर्न बाय एन एक्ट ऑफ लॉ. ठीक है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे बनाया किसने है, जिसका जन्म हुआ है ड्यू टू एक्ट ऑफ लॉ, जिसे लॉ ने बनाया है. ठीक है, फंक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड इज टर्मिनेटेड बाय द एक्ट ऑफ लॉ. जो बनती लॉ की वजह से है, काम लॉ की वजह से करती. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ. ओके, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर रहे थे. जो हमारी कंपनी होती है उसे बनाता लॉ है, कंपनी के सारे फंक्शंस लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, और अगर आपको अपनी कंपनी को टर्मिनेट करना है, बंद करना है, तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, its identity is totally different from that of its members. जो कंपनी होती है उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है. अगर उसका जो कंपनी का ऑनर है वो इनसॉल्वेंट हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो इनकैपेबल हो जाए, उसे कोई भी दिक्कत हो गई और चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी हो जाता है उसको, तो उस वजह से कंपनी की फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी उसके ऑनर पे डिपेंडेंट नहीं होती है. ठीक है, कंपनी को लॉ एक डिफरेंट लीगल एंटिटी मानता है. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बेसिकली क्या है कि जब कुछ ऐसे केसेस जहां पर जो कोर्ट है वो कंपनी को और उसके ऑनर को इकट्ठा मानती है, पर हमने पढ़ रखा है कि कंपनी और उसका ऑनर दोनों अलग होते हैं. बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोर्ट जो है वो कंपनी के ऑनर और कंपनी को सेम मानकर केस करती है. ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट में दिया भी था, सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कोडर्ड, ये जो बहुत ज्यादा फेमस केस स्टडी है, इसको जरूर याद करके जाना, ठीक है, जब भी ये अटेम्प्ट करोगे। इस वर्डिक्ट में क्या हुआ था? मैम लास्ट में MON है कि MAN है? MAN है, SOLOMAN, सैल्मन। ओके मैम। सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कॉडर्ड कंपनी। सैल्मन ऑनर है और सैल्मन एंड को लिमिटेड जो है वो कंपनी, ठीक है। सैल्मन वाज अ ट्रेडर इन शू हु फॉर्म्ड अ कंपनी नेम्ड सैल्मन एंड को डॉट, ठीक है। सैल्मन एक ट्रेडर था, शूज में डील करता था, और उसने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था सैल्मन एंड को डॉट, सैल्मन एंड कंपनी जो, ठीक है, of which he, his wife, his daughter and 4 sons were the members। और सैल्मन ने क्या किया था, वो जो कंपनी स्टार्ट की थी उसमें मेंबर्स कौन कौन थे? सैल्मन खुद था, उसकी वाइफ उसकी मेंबर रही है, उसकी डॉटर मेंबर रही है, और उसके 4 बेटे उसके मेंबर्स रहे हैं, ठीक है। He sold his business to the company for 30,000 dollars, in consideration of which the company allotted him 20,000 $20,000 worth of shares and 10,000 worth of debentures। अब उसने क्या किया था, उसने अपना बिजनेस जो था वो कंपनी में कन्वर्ट किया था। कितने से स्टार्ट किया था? $30,000 से स्टार्ट किया था, जिसमें उसने खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे, ठीक है। सैल्मन ने खुद अपनी कंपनी के 20,000 के शेयर्स खरीदे थे और 10,000 के डिबेंचर्स खरीद लिए थे। The company was later wounded up because of excessive financial losses। कंपनी को बाद में बंद करना पड़ा क्योंकि कंपनी को लॉसेस हो रहे थे। At the time of winding up, the asset of company amounted to 6,000, whereas its liability included 10,000 of debentures and 7,000 of unsecured creditors। The creditors put up the claim that since Salmon and Salmon were the same entity, unsecured creditor should get priority over the debenture holders। अब क्या हुआ था कि जब कंपनी को बंद करने की बात आई तो कंपनी का एंड में जब पूरा हिसाब किया गया तो कंपनी के पास पैसे टोटल कितने बचे थे? सिर्फ $6,000, पर उसने पे कितने करने थे? 17,000 रुपए का अभी भी उसका पेमेंट पड़ा था। 10,000 का उसे डिबेंचर होल्डर्स को पे करना था और 7,000 रुपए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने थे। अब सैल्मन ने क्या किया, क्योंकि वो खुद डिबेंचर होल्डर था तो उसने $6,000 खुद को पे कर दिए, ठीक है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि उसने खुद ही अपने डिबेंचर्स और शेयर्स खरीदे हैं, तो जितने पैसे बचे थे उसने अपने पास रख लिए। अब जो क्रेडिटर्स थे जिन्हें 7,000 रुपए पे करने बाकी थे, उन्होंने सैल्मन पे केस कर दिया। कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि क्योंकि कंपनी के सारे शेयर सैल्मन ने खुद ही खरीद रखे थे, तो अब सारे जो पैसे हैं वो क्रेडिटर्स को मिलने चाहिए, सैल्मन को नहीं मिलने चाहिए। कोर्ट ने इस चीज में क्या बोला? कोर्ट सेड कि जो सैल्मन है वो डिफरेंट पर्सन है और सैल्मन एंड कंपनी जो है वो डिफरेंट पर्सन है, तो हम लोग सैल्मन एंड कोडॉट को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को छोड़कर क्रेडिटर्स को पेमेंट करे, ठीक है। तो सारे के सारे पैसे सैल्मन के पास ही रहे थे, क्रेडिटर्स को कुछ भी पैसे नहीं मिले थे। अब इसको मैं थोड़ा सा, मुझे पता है कि आप लोगों को डिबेंचर्स और शेयर्स की इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि आपका उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं रहा। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शॉप खोली, ठीक है। उस शॉप के अंदर मैंने उस शॉप को खोलने के लिए 10,000 रुपए से वो शॉप स्टार्ट किया। 8,000 रुपए मैंने खुद ही लगाए थे उस शॉप के अंदर, ठीक है। 2,000 रुपए का मैंने आपसे और वर्षा से, प्रतिभा और वर्षा से, दोनों से मैंने 1,000 रुपए लेके उधार वो काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब मुझे थोड़े थोड़े आप लोगों को पैसे वापस करने थे। 8,000 मैंने लगाए हैं, मान लो कि मैंने खुद के डिबेंचर्स खरीदे, ठीक है। 8,000 मैंने लगाए हैं, 1,000 रुपए आप दोनों से मैंने एज अ लोन लिया है। अब बाद में जब मैंने शॉप बंद करी क्योंकि मेरी शॉप लॉसेस में चल रही थी, मैंने क्या किया कि मैंने जितने पैसे एंड में बचे थे, 6,000 रुपए बचते थे, सारा कुछ बेचने के बाद, सब बंद करने के बाद 6,000 रुपए बचते थे। वो 6,000 रुपए मैंने खुद के पास रख लिए क्योंकि मैंने 8,000 रुपए के डिबेंचर्स खरीद रखे थे अपनी शॉप के, ठीक है।
और आप लोगों को मैंने कोई पेमेंट नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे। यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखा हुआ ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे तब मिलते हैं जब सबको पेमेंट हो जाती है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको कंपनी बंद होने के बाद उस वक्त पैसे मिलेंगे अगर सबको पैसे देने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं तो, अगर पैसे नहीं बचते तो इन्हें पैसे नहीं दिए जाते। सेम विद दिस केस, जैसे कि मैंने अपने 6,000 रुपए अपने पास रख लिए, आप दोनों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, मैंने आप दोनों को पैसे नहीं दिए, आप दोनों कोर्ट में जाकर अगर मेरे ऊपर केस करते हो तो कोर्ट यही वर्डिक्ट देगा कि मैं और मेरी जो शॉप है दोनों अलग पर्सन है, तो आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते कि पैसे मैं आप लोगों को दूं। ये क्लियर हुआ सैलमन एंड सैलमन कोड आउट का? यस मैम। वर्षा आपको क्लियर हुआ? मैम वर्षा नहीं है। ओके वर्षा नहीं है, अरे तो ये यहाँ तक जो हमने केस स्टडी पढ़ी है, ये केस स्टडी है कि जब आपकी कंपनी और ऑनर को दोनों को अलग माना जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे केसेस कौन से हैं जिनमें कंपनी और ओनर को सेम माना जाता है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या क्या है इस प्रिंसिपल की, यानी कुछ ऐसे केसेस जिनके अंदर कंपनी और उसके ऑनर्स को सेम माना जाता है। दो तरीके के केसेस आएंगे, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन और अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। दो तरीके के केसेस में पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी केसेस कौन से हैं और जुडिशरी केसेस कौन से। सबसे पहले स्टैट्यूटरी केसेस पढ़ते हैं। The Indian Company Act 1956 defines the express condition where the corporate veil may be lifted from a company। कुछ ऐसे केसेस जिनमें कंपनी और उसके ऑनर्स को सेम माना जाता है, उनके बीच का पर्दा हटा दिया जाता है, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि जब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले बीच में एक लेयर थी, उस लेयर को जब हटा दिया जाता है, दोनों को सेम माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट्स। जैसे कि कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट भी बता रखी है। अगर आपकी मिनिमम लिमिट से कम मेंबर्स हो जाते हैं आपकी कंपनी के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल जब मैंने और आपने कंपनी स्टार्ट की हम दोनों ने मिलकर, तो उस टाइम पे हम 2 जने थे, ठीक है। कंपनी चलते चलते क्या होता है कि आप कंपनी छोड़ देते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, तो जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं तो उस केसेस में कंपनी को और उसके ओनर को सेम मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने लॉ तोड़ा है। लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैं एज ए एग्जांपल बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 45 के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है? जब आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो जाता है। प्रतिभा, यस मैम। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके, सेकंड पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। प्रतिभा मुझे बताइए, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? हमने पढ़ा था ना। मैम होल्डिंग कंपनी होती है मतलब जैसे और लोगों के पास उसका रिस्पॉन्स होता है। ओके, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ऐसे होती है, होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसने किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को खरीद लिया होगा, यानी 50% से ज्यादा शेयर्स जिस कंपनी ने खरीद लिए होंगे दूसरी कंपनी के, उसे होल्डिंग कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी बोला जाएगा। और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बोला जाएगा।
सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करने का हक होल्डिंग कंपनी के पास होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, कई बार जो कोर्ट होता है वो ये रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि इन दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशन है या नहीं, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है। ऐसा क्यों करता है, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो बैलेंस शीट चेक करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ पिक्चर्स में या कुछ सीरियल्स में, उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी में जब वो होती है ना, आपकी कंपनी में जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो आपसे आपकी सारी बैलेंस शीट्स वगैरह मांगते हैं ना, आपकी पूरे पेपर फॉर्म्स मांगते हैं, उनके अंदर वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी के केस में सेक्शन 221 के अकॉर्डिंग जो होल्डिंग कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट के साथ में कुछ चीजें अटैच होनी चाहिए जो कि सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड होंगी, जैसे अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट है उसकी एक कॉपी होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा सब्सिडियरी कंपनी का, उसकी भी एक कॉपी होल्डिंग कंपनी के पास पड़ी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सब्सिडियरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, उन सबकी एक इंफॉर्मेशन की कॉपी भी आपकी होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए। और चौथी चीज, ऑडिटर्स की रिपोर्ट होनी चाहिए। ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो आपकी अकाउंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो उनकी भी एक कॉपी आपकी होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए कई बार जो कोर्ट है वो आपका कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग, थर्ड केस है इन्वेस्टिगेटिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कई बार कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही है, या फिर कुछ जब शक होता है कोर्ट को या फिर किसी को कंपनी के ऊपर, तो उस वक्त कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। फोर्थ, जब आपकी कंपनी ने फ्रॉड किया हो तो ऐसे केस में आपकी कंपनी को और उसके ओनर को सेम माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट, नॉन डिस्क्लोजर और मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। जब भी आपकी कंपनी का नाम नहीं बताया गया, कहीं पे शो नहीं किया गया, अगर आपकी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लगाया, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाया, कुछ ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे जिनमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से स्टडी करके जाना, जब भी एग्जाम में जाओगी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।